हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीके सर और मैं आपका अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। ये एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जो है हमारी प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशियन हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री एक बड़ा सेगमेंट है जिसमें वन ऑफ दी हमारा चैलेंजेस होते हैं कि हम फैक्ट्स को कैसे याद करें, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है और हिस्ट्री में भी जो हमारी एंशियन हिस्ट्री है उसमें हमारे नंबर ऑफ फैक्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पे आपको यूपीएससी के और यूपीपीएससी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे आपके सामने लिखूंगा और आप मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि मैं इसमें पूरी एंशियन हिस्ट्री आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एंशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। तो इस लेक्चर में जो मेरा मोटिव है वो है एंशियन हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करना। आखिरकार अगर हम कोई विषय स्टार्ट करते हैं तो उस विषय में हमें क्या क्या पढ़ना है वह हमें पहले पता होना चाहिए। ओके, यानी कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री का पाठ्यक्रम बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा सिलेबस है, हमें जो पहली यूनिट है वो होती है हमारी पाषाण काल। आप मेरे साथ नोट भी कर लीजिएगा या आप वीडियो ख़त्म होने के बाद आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि मैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ और ये एक रिच कंटेंट है। ओके, आपको ये यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैं पूरा यूपीएससी का और यूपीपीएससी का एक रिच कंटेंट आपके सामने लेके आने वाला हूँ। कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री रहेगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो ट्यूटोरियल में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लेक्चर के बाद आप खुद देखेंगे, हाँ सर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आप धीरे धीरे खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो पहली यूनिट है वो है हमारी पाषाण काल। ओके, दूसरी यूनिट जो हमें पढ़नी होती है वो है हमारी ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तीसरी यूनिट जो हमें पढ़नी होती है वो है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ओके, चौथी यूनिट जो हमें पढ़नी है वो है हमारा वैदिक काल। ओके, वैदिक काल में ही हमारे दोनों पार्ट हमारे कवर होंगे। पहला होगा हमारा ऋग वैदिक काल और दूसरा होगा हमारा उत्तर वैदिक काल। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। यूनिट 5 इसके बाद हमें पढ़नी है प्राक मौर्य काल। प्राक मौर्य काल, छठी यूनिट जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल। ओके, मौर्य साम्राज्य। अगली यूनिट जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है मौर्योत्तर काल। ओके, उसके बाद 8 यूनिट जो हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है गुप्त काल। 9th यूनिट जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है हमें गुप्तोत्तर काल। और जो हमारी लास्ट यूनिट रहेगी, यूनिट नंबर 10, उसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। ओके, तो इस तरीके से एंशियन हिस्ट्री में हमको टोटल 10 यूनिट पढ़नी है, जो मैं आपको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाने जाऊंगा। आप उसको धीरे धीरे नोट सुनाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक फैक्ट्स बताऊंगा। और आपको मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस आप लगा के देखिएगा। यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपने लगा के देखिएगा कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा एंशियन हिस्ट्री में हमको टोटल 10 यूनिट पढ़नी है। पहली यूनिट हमारी रहेगी पाषाण काल, दूसरी यूनिट रहेगी हमारी ताम्र पाषाण काल, तीसरी यूनिट हमारी रहेगी सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, चौथी यूनिट वैदिक काल जिसमें हम दोनों पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर हमारी पांचवी यूनिट है प्राक मौर्य काल,
छठी यूनिट है मौर्य साम्राज्य, 7वीं यूनिट है मौर्योत्तर काल, 8वीं यूनिट है गुप्त काल, 9वीं यूनिट है गुप्तोत्तर काल और 10वीं यूनिट है हमारी दक्षिण भारत का इतिहास। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। चलिए, ये तो रही हमारी सिलेबस की बात। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इतिहास होता क्या है और इतिहास के हमारे कितने खंड हैं। ओके, तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप इसके भी नोट्स बनाइएगा धीरे धीरे। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं आज की इस क्लास में सिलेबस डिस्कस करने के बाद कि हमारा जो इतिहास है वो क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास के हमारे खंड क्या हैं, ये सब हमें पढ़ना है कि अर्थ क्या है, इसके हमारे कितने प्रकार हैं, ये सब हमें पढ़ना है। ओके, तो एक आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको देने जा रहा हूँ। चलिए, इतिहास का मतलब होता है, अगर हम इसे संधि विच्छेद करें तो इतिहास हमारा दो भागों में बटेगा, इति प्लस हास। ओके, इति का मतलब होता है हमारा ऐसा ही, क्या होता है इति का मतलब ऐसा ही, और हास का मतलब होता है हमारा हुआ था। ओके, यानी कि इतिहास का मतलब हमारा क्या हुआ, ऐसा ही हुआ था। ओके, ये हमारा इतिहास का शाब्दिक अर्थ हो गया। एक हमारे प्रोफेसर थे ई एच कार। कौन थे? ई एच कार। ओके, ई एच कार क्या कहते हैं, ये एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। ई एच कार क्या कहते हैं कि अतीत और इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का सतत संवाद है। ये मशहूर हिस्टोरियन ई एच कार ने बोला था कि इतिहास अतीत यानी कि पास्ट, वर्तमान यानी कि करंट के बीच का एक सतत संवाद है। ओके, यानी कंटिन्यूअस डायलॉग है। ओके, यानी कि अगर हमें इतिहास को समझना है तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था और उस पास्ट से हम क्या ऐसा सीखें, क्या हम ऐसा अपनाएं जिससे हम अपने वर्तमान को अच्छा कर सकें। इसलिए हमें इतिहास पढ़ाया जाता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इतिहास के हमारे प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखिए, इतिहास बेसिकली हमारे तीन भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? तीन भागों में विभाजित होता है। पहला भाग जो हमारा होता है वो होता है हमारा प्राक इतिहास। क्या होता है हमारा? प्राक इतिहास। ठीक है, प्राक इतिहास को कुछ इतिहासकार जो हैं प्राग इतिहास भी लिखते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्राग इतिहास भी लिखते हैं। और कुछ इतिहासकार इसको प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ओके, दूसरा जो हमारा इतिहास होता है वो होता है हमारा आद्य इतिहास। ओके, या इसे इतिहासकार आद्य ऐतिहासिक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको प्राग ऐतिहासिक कहते हैं वैसे इसको आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। और जो हमारा तीसरा इतिहास होता है, या तो हम उसको नॉर्मल इतिहास भी कह सकते हैं या उसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे इतिहास के तीन पार्ट हो गए। पहला हमारा क्या हुआ? प्राक इतिहास या प्राग इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हमारा हुआ आद्य इतिहास या आद्य ऐतिहासिक काल। ओके, तीसरा हमारा इतिहास क्या हुआ? ऐतिहासिक। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास है क्या। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा 99% जो इतिहास का हिस्सा है, कितना? 99% इतिहास का जो हमारा हिस्सा है वो हमारा प्राक इतिहास है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, अब सर आप ये बताइए कि प्राक इतिहास होता क्या है?
तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा प्राक इतिहास होता है वो होता है वह कालखंड जहां कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी कि वह कालखंड जहां कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है। इस कालखंड के इतिहास को जानने के लिए हमें पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर होना पड़ता है। मेरा यहाँ कहने का क्या मतलब है, आप इसको समझिएगा कि जो हमारा जो हमारा प्राक इतिहास होता है उसमें हमें लिखित साक्ष्य तो कोई भी उपलब्ध है नहीं, तो हम उसको जानेंगे कैसे? उसको जानने का जो तरीका है या जो निर्भरता है वो है हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। यानी कि अगर हमें प्राक इतिहास के बारे में समझना है तो हमें जो भी हमारे पुरातात्विक स्रोत होंगे उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। अब सर आप ये बताइए कि पुरातात्विक स्रोत होते क्या है? तो डियर स्टूडेंट, ये जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो होते हैं जमीन के अंदर खुदाई से प्राप्त स्रोत, ठीक है। यानी कि जमीन के अंदर अगर हम जब खुदाई करते हैं तो उससे जो हमें, चाहे वो मृदभांड हो, चाहे वो हमारा अभिलेख हो, चाहे वो हमारा सिक्के हो, चाहे वो हमारा मोहर हो, चाहे वो हमारा भवन अवशेष हो, वे सभी हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं और उसी के बेसिस पे हम प्राक इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ आपके लिए लिखूं कि हमारे पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत में हमारे सबसे पहले आ गया मृदभांड, दूसरा हमारा हो गया सिक्के, तीसरा हमारा हो गया मोहर, चौथा हमारा हो गया अभिलेख, ओके। फिर हमारा पांचवा हो गया भवन अवशेष, ठीक है। तो ये सभी हमारे पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आप ये क्या क्या नए नए शब्द लिख रहे हैं, मृदभांड क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, इनके बारे में भी आप बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मृदभांड होता है वो कुछ नहीं बल्कि मिट्टी के बर्तन होते हैं। इनके बारे में हम धीरे धीरे बहुत गहराई में पढ़ेंगे कि मृदभांड के हमारे प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एज में हमारे मृदभांड किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभिलेख क्या होता है? देखिए अभिलेख, जैसे मान लीजिए आज हम कॉपी पेंसिल पे लिखते हैं, राइट, तो ये जो हमारे कॉपी है ये हमारा एक दस्तावेज हो गया। अब पाषाण काल, पाषाण का अगर हम मतलब निकालें, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, राइट। तो उस समय तो ये कॉपी कागज वगैरह कुछ था ही नहीं, राइट। तो अब अभिलेखों के जरिए, यानी अभिलेखों पर हम नकाशी करते हुए या अभिलेखों पर हम क्या कहते हैं, निशान बनाते हुए अपनी चीजों को प्रमाणित करते हैं, तो वो चीज हमारी अभिलेख कहलाती है, यानी कि पत्थर पे लिखा हुआ। अब ये पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पाषाण अभिलेख मिलेंगे। अगर हम ताम्र पाषाण की बात करेंगे तो उसमें तांबे पर लिखे हुए हमें अभिलेख मिले हैं। उसी प्रकार हमारे धातुओं के बने अभिलेख हमें भविष्य में मिले हैं, ठीक है। तो अभी हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं जिसमें अभिलेख हमारे पत्थर के बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको पुरातात्विक स्रोत के बारे में समझ में आया होगा। अब सर आप मुझे ये बताइए कि जो हमारा प्राक इतिहास में बेसिकली हम इसमें कौन से काल के बारे में पढ़ते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, ओके। पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं प्राक इतिहास में, और हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ताम्र पाषाण काल के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप अब अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर हमारे अभिलेख एक तो पाषाण के मिल सकते हैं और हमारे ताम्र के भी मिल सकते हैं, ओके। तो ये हमारे अभिलेख के बारे में हुए, और हमने बताया कि इसमें हम जो हमने यहाँ पे सिलेबस लिखा था, आप ऊपर से देखेंगे
कि हमारा जो सिलेबस है पाषाण काल, ओके, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, तो इसको हम किस संदर्भ में पढ़ेंगे, किस सेक्शन में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्राक इतिहास के सेक्शन में, राइट? किसमें पढ़ेंगे हम? प्राक इतिहास के सेक्शन में हम इसको पढ़ेंगे, पाषाण काल को और ताम्र पाषाण काल को। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं आदि इतिहास हमारा क्या होता है, या आदि ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम धीरे धीरे इसको भी कवर करेंगे। देखिए, आदि इतिहास का मतलब होता है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर साक्ष्य हमें मिले हुए हैं, उन पे लिपि लिखी हुई है, बट उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कह लें या हम क्या कह लें, हड़प्पा सभ्यता। ओके, इस सभ्यता के साक्ष्य उपलब्ध हैं पर उनको पढ़ा अभी तक नहीं गया है। ओके, अगर हम ये जो मैंने बात कर रहा हूं ये सब मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। ओके, भारत के संदर्भ में, क्योंकि अगर हम विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो हमारी और भी सभ्यताएं हैं, जैसे हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, बट अभी हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत में। ठीक है, चलिए अब सर आपने मुझे ये बताया कि लिखित साक्ष्य तो हमारे उपलब्ध हैं बट उसको पढ़ा नहीं गया है, यानी कि सर कोई ना कोई लिपि तो होगी जिसको हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। जी, हमारे सामने जो लिपि है वो है हमारी ब्रोस्टो फेडन लिपि। कौन सी लिपि है हमारी? ब्रोस्टो फेडन लिपि, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। ओके, मैं यहाँ पे आपको ब्रोस्टो फेडन लिपि के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। इसमें हम पहले राइट टू लेफ्ट जाते हैं, उसके बाद हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ओके, इस तरीके से ये लिपि लिखी हुई है, राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट। ओके, हम इस तरीके से भी और कह सकते हैं कि इसकी जो हमारी लिपि है वो है हमारी भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि? भाव चित्रात्मक लिपि, जिसको इंग्लिश में हम पिक्टोग्राफ लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ लिपि कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आद्य इतिहास समझ में आया होगा। चलिए अब हमारा जो अगला खंड है इतिहास का वो है हमारा ऐतिहासिक। ओके, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐतिहासिक में हमारा क्या होता है, जिसके हमें लिखित साक्ष्य, जिसके हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के साथ साथ उनको पढ़ा भी गया है। ठीक है, यानी कि उनके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लूं तो जैसे हमारा होता है वेद, पुराण, हमारा हो गया बौद्ध साहित्य, हमारा हो गया जैन साहित्य, ओके, हमारा हो गया जैसे विदेशियों जो हमारे विदेशी जो हमारे स्टूडेंट्स आए थे हमारे भारत में पढ़ने, तो हमारे विदेशी जो हमारे यात्री थे, ओके, यानी कि विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे हमारा हुआंगसांग था, ओके, फायान था, तो इन सभी के विवरण। ठीक है, तो इस इतिहास में हम कौन से कालखंड को कवर करेंगे? हम कवर करेंगे जैसे हमारा मौर्य काल हुआ, ठीक है, जैसे हमारा गुप्त काल हुआ, ठीक है, जैसे हमारा वैदिक काल हुआ, ओके, एक्सेट्रा। तो आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा इतिहास है उसमें हम प्राक इतिहास को पढ़ेंगे, ओके,
उसमें हम आद्य इतिहास को पढ़ेंगे और ऐतिहासिक को पढ़ेंगे। प्राक इतिहास में हम किस किस को पढ़ेंगे? पाषाण काल को पढ़ेंगे और ताम्र पाषाण को पढ़ेंगे। आद्य इतिहास की अगर हम बात करें तो आद्य इतिहास में हम किसको पढ़ेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ेंगे। और उसी प्रकार अगर मैं ऐतिहासिक की बात करूं तो उसमें हम अपने वैदिक काल को पढ़ेंगे, मौर्य काल को पढ़ेंगे, गुप्त काल को पढ़ेंगे, या इस तरीके से हम कह सकते हैं मौर्योत्तर काल भी हो गया, गुप्तोत्तर काल भी हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा यूपीएससी और यूपीपीएससी का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊंगा, बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगर मैं ना निभाऊं तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे भरोसे पढ़िए, आपको रिच कंटेंट में दूंगा। ओके, और इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पे सी सेट की भी क्लास ऑन गोइंग है, जिसमें अराउंड 60 से 70 लेक्चर्स होने जा रहे हैं। अभी तक हमारे 10 लेक्चर उसमें कवर हो चुके हैं, जिसमें मैंने सी सेट के सिलेबस से लेके डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, चित्रों पर आधारित श्रृंखला हो गया, चित्रों की गणना हो गया, ओके, मिरर और वाटर इमेज हो गया, ये सभी टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं और मैं पूरा सी सेट भी कवर कराऊंगा। पूरा सी सेट क्या, मैं इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, इन सभी से रिलेटेड कंटेंट में यहाँ आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्राचीन भारत का इतिहास मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। अगले लेक्चर में हम पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पाषाण काल में और कौन कौन से डिवाइड हुए। ओके, उसी प्रकार हम धीरे धीरे ताम्र पाषाण और पूरे सिलेबस को हम फिनिश करते चलेंगे। फैक्ट्स को आप लिखते चलेंगे, मैं भी आपको पूरा लिख के दूंगा कंटेंट। कोई पीपीटी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, सब मेरे हाथों से लिखा हुआ होगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, यानी कि आपको एक रिच कंटेंट में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।